हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी आप एक बार जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 ओम रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड। मतलब कि आपको 3 ओम रेजिस्टेंस जो है ना वो आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। 3 1 ओम रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। एक आपका ये है 1 ओम, ठीक है ना। दूसरा आपका ये है 1 ओम और एक है ये 1 ओम। ये 3 1 ओम रेजिस्टेंस जो है ना आपको दे रखे हैं। पूछ रहा है कि आप इनको कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये है तो आपका क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे? पहला तो केस ये होगा कि सर हम तीनों को एक बार हम लोग तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि सर आप ना तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हम चाहें तो तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा क्या हो सकता है कि सर एक को सीरीज में ही रहने दीजिए और बाकी जो दो है ना उनको आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पैरेलल हो गए और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक सीरीज और 2 पैरेलल हो गए, है कि नहीं है। और जो लास्ट एक और कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए। 3 के 3 सीरीज हो गए, 3 के 3 पैरेलल हो गए, एक सीरीज 2 पैरेलल। या फिर हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर हम लोग एक सीरीज 2 पैरेलल जो किए हैं, यहाँ पर आप 2 सीरीज और ये पैरेलल में ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो ये भी तो हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 सीरीज और एक पैरेलल हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं? आपके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। इफ 400 ohm resistance is made by adding 400 ohm resistance of tolerance 5%, tolerance of the combination is। हमको अगर जैसे कि कोई भी एक 100 ओम का ये 4 कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है ना। 100 ओम का आपको 4 कॉम्बिनेशन दे रखा है और हर एक 100 ओम का टॉलरेंस कितना दे रखा है, 5%, ठीक है ना। तो एडिंग 4 ओम रेजिस्टेंस मतलब कि इन चारों को आपने क्या करा कि सीरीज में ही कनेक्ट किया होगा, ठीक है ना। और हर एक रेजिस्टेंस का जो है ना 100 ओम आपका वैल्यूज है, 100 ओम सबका वैल्यूज है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमसे टॉलरेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 इंटू इसका टॉलरेंस जो कि कितना दे रखा है 5%, प्लस R2 इंटू 5%, प्लस R3 इंटू 5%, प्लस R4 इंटू 5%। और यही तो R इक्विवेलेंट भी किसके इक्वल हो जाएगा। यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो होगा ये तो कंबाइंड होकर के कितना बन चुका हुआ है, ये आपका बन चुका हुआ है 400। या फिर ऐसे जरूरी भी नहीं है, आप क्यों कंबाइन करेंगे, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। और आप चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5% कॉमन ले लीजिए। 5% जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तो ये बन जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होता है, R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो 5% इंटू R इक्विवेलेंट मतलब कि जो टॉलरेंस होगा इनके रिजल्टेंट का वो भी कितना ही होगा, 5% ही होगा। तो टॉलरेंस की वैल्यू जो होगी ना वो चेंज नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आपका रेजिस्टेंस एन, मतलब एन रेजिस्टेंस जो है ना
चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस एन ईच ऑफ आर ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि अगर आपका ये स्मॉल आर कितने रेजिस्टेंस हैं, ये स्मॉल आर करके ना, अगर आपको मान लेते हैं कि एन रेजिस्टेंस जो है ना स्मॉल आर के, अगर आपको ये पैरेलली कनेक्ट कर देता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर आर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, अगर इक्वल रेजिस्टेंस आपके अगर पैरेलल में रखे होंगे तो आर की वैल्यू जो होगी ना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस बाय एन के इक्वल होगा। ये बात याद रखना है। अगर याद नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r प्लस कितनी बार तक, r बार तक, n बार तक आपको लिखना होगा 1/r इक्विवेलेंट। अगर आप यहाँ से स्मॉल r को अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये 1 कितनी बार ऐड कीजिएगा, n टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ऊपर में हो जाएगा n और ये हो जाएगा r को आप सॉल्व कीजिएगा तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, r/n के इक्वल हो जाएगी। r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी r/n के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह का एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि r इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r/n के इक्वल होगा। मैंने ये शो भी कर दिया था कि कैसे होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये बोल रहा है आपको कि इफ दीज रेजिस्टेंस वर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इसी एन रेजिस्टेंस को अगर आपने ना सीरीज में अब इस बार कनेक्ट कर दिया, कितना तक, एन रेजिस्टेंस को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो आपका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाता है आपका एन इंटू स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एन इंटू स्मॉल आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार, एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन इंटू आर के इक्वल। यहाँ से अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा आर इंटू एन के इक्वल। तो यहाँ से मैं स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल लिख दूंगा, कैपिटल आर इंटू स्मॉल एन के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, जब कभी भी आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, 2 या फिर 2 से ज्यादा जब आपके रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपका करंट जो होता है आई सेम होता है। करंट जो भी फ्लो करेगा ना, जितना करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो, करंट जो होता है वो सीरीज में सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा। तो हमसे क्या पूछ रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बिल्कुल सही है। वोल्टेज तो आपका सेम होता है पैरेलल में, सीरीज में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोल रखा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट आता है आर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम जो दे रखा है वो आई वर्सेस वोल्टेज का दे रखा है, तो आई वर्सेस वोल्टेज का जब कभी भी आप अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिए ये कैसा कर्व हुआ, ये आपको कर्व है y इज इक्वल टू एम एक्स का, y इज इक्वल टू एम एक्स का एक स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन का है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर c इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, ठीक है ना। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम लोग बोलते ओमिक होता, तो ये ओमिक तो नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो ये नॉन ओमिक होगा, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन ओमिक होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी, देखिए हर ऑप्शन में आपको मेटल और सेमीकंडक्टर के बारे में रिलेशनशिप बता रखा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए
ठीक है ना। तो आप ना एक बार ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। पहला ऑप्शन बोल रहा है मेटल में इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और सारा जो ऑप्शंस हैं उसी से रिलेटेड है। तो हमको ये पता होगा कि जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जो आपका कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, किसका कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है मेटल के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए आपका कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप समझो, अगर ये एक मेटल है, अगर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, मोशन स्टार्ट होने लगेगी। कोई एक इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इनके इस तरह से मूवमेंट के कारण क्या होता है, इनमें कोलिजन बढ़ने लगता है। इनमें क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपस में टकराने लगेंगे। कोलिजन के कारण से क्या होगा, टकराने लगेंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि इनका मूवमेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा। प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने के कारण कंडक्टिविटी यहाँ पर मेटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल की कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी कंडक्टिविटी जो होती है सेमी कंडक्टर की वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, मेटल की कंडक्टिविटी घटती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मेटल में इंक्रीज करता है, ये तो गलत है। मेटल में तो डिक्रीज करता है, मेटल में डिक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, जब कभी भी अगर मान लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट जो है ना किसी भी वायर में जब सप्लाई होता है, तो हम लोग जो है ना यहाँ पर एक फ्यूज डाल देते हैं। ये फ्यूज डालने से क्या होता है कि जैसे ही अगर आपका वायर ज्यादा हीट होगा तो ये फ्यूज जो होगा ना वो यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, ये फ्यूज जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही मेल्ट होगा तो क्या होगा, आपका ये वाला जो पोर्शन होगा, पहले मान लीजिए कि ये वायर में रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले एक बॉक्स बना था, ये बॉक्स था आपका फ्यूज का। मान लो हमने यहाँ पर फ्यूज लगा रखा है, अगर सडनली क्या हो जाएगा, करंट बहुत ही हाई फ्लो की, जैसे ही बहुत ही हाई करंट फ्लो करती है ना, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना ये आपका क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। इसके मेल्ट होते ही क्या हो जाता है कि आपका सर्किट जो होता है ना वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये वाला पार्ट जो होगा ना ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि आपका वायर का कनेक्शन ही बीच से खत्म हो जाता है। तो करंट जो होगी ना वो आगे से इस वायर से इस पार्ट में नहीं जा पाती है, इस पार्ट में करंट नहीं जा पाती है, जिसके कारण से सिर्फ आपका इतना ही पार्ट डैमेज होगा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट बच जाता है क्योंकि करंट आगे नहीं फ्लो हो पा रही है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है ना। और ये जनरली उन मटेरियल का बना होता है जिसकी की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ताकि जैसे ही ज्यादा वो वायर मेल्ट हो सबसे पहले आपका फ्यूज जो हो ना वो वायर मेल्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपका मेन वायर मेल्ट हो गया तो पूरा का पूरा मैटर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपको वायर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग वो चूज करते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो, और वो कौन होता है, टीन और लेड के जो अलॉय होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव्स एज। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जर्मेनियम जो होता है ये आपका होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। जर्मेनियम जो होता है वो आपका होता है सेमीकंडक्टर। क्या बोल रहा है, 0 केल्विन पे, मतलब कि आपने टेम्परेचर को घटाया है। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि टेम्परेचर को आप जब डिक्रीज करते हो, तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ना तो सेमीकंडक्टर का जो होता है कंडक्टिविटी क्या होती है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और डिक्रीज कर जाएगी। मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वे में फ्लो करते हैं, सेमीकंडक्टर का मिड में होता है,
तो ये कुछ फ्लो भी करता है और कुछ नहीं भी फ्लो करता है। लेकिन जब आपने टेम्परेचर कम किया ना तो ये और भी कंडक्टिविटी कम हो गई, और भी कंडक्टिविटी कम हो गई। मतलब पहले तो कुछ तो फ्लो हो भी रहा था, अब तो वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर की तरफ, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट इंटेंसिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये देखिए कभी कभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो हमको ये पता होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। हम जानते हैं करंट डेंसिटी दैट इज योर जीए, जे की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। मतलब जे इज इक्वल टू ई बाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जे इंटू के। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। इसमें से फ्यूचर में अगर आपको कोई एक वैल्यू दे दे, ठीक है ना, दो वैल्यू दे दे और तीसरा पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि करंट डेंसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू जे इंटू के कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ठीक है ना, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ इज ओबेड। देखिए डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा होता है। हम जानते हैं कि वीडी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, टाउ बाई एम के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये होता है। यहां से देखिएगा तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल है, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, ये जो आपका होता है ना रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है आपका कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट इज योर टाउ, ठीक है ना। और एम तो आप जानते हैं मास होता है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ई आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्ट किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही तो इक्वल है कि नहीं है। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाहिर सी बात है वो बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है ना, अब हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या कहता है कि द स्पीड एट विच द करंट ट्रैवल इन कंडक्टर। देखिए कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजी वे में और बहुत ही फास्टली मूव करते हैं आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आपका जो करंट का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि किस स्पीड से ये मूव करता है। तो किसी भी कंडक्टर में ना अगर आपका ये मूवमेंट हो रहा होता है ना तो ये बहुत ही फास्ट होता है, और ये जो होता है करंट का जो मूवमेंट होता है किसी भी कंडक्टर में वो एक आपका लाइट की स्पीड के बराबर का मूवमेंट होता है। और लाइट की स्पीड क्या होती है, ये होती है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो डायरेक्ट आंसर है, दिमाग में रखना है, ठीक है ना, और जाकर के टिक मार के चले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इज गिवन बाय। देखिए इस तरह का आपको सर्किट दे रखा है, ठीक है ना। ये सर्किट में मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये जा रहा है यहाँ से 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ से एक और आ रहा है, ये आ रहा है आपको 3 एम्पियर, फिर ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और ये आगे जा रहा है 0.5 एम्पियर। ये वायर यहाँ तक गया और यहाँ से एक वायर इधर गया है और एक वायर आपका ऊपर की तरफ गया है। जो वायर ऊपर की तरफ गया है इसमें 0.5 एम्पियर करंट है, और ये वायर यहाँ से आकर के फिर ये दो भाग में बट रहा है, ठीक है ना। और ये वायर जो है ना इसमें आपका करंट है 2.5 एम्पियर, और यहाँ पर करंट जो है ना वो ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर आने के बाद भी ये दो भाग में डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर 1.2 एम्पियर है, और इसमें जो है ना वो आई एम्पियर है। और हमसे यही आई की वैल्यू पूछ रहा है कि आई की वैल्यू क्या होगी, और हमको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा आपको जंक्शन प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ करंट लॉ हम लोग यूज करेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि
जंक्शन पर जो भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर वो मिलता है ना करंट, वो क्या होता है, नेट सम होता है। मतलब यहां से देखिए इस डायरेक्शन से 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, तो ये जब इस जंक्शन पर जाकर के मिलेंगे तो इस जंक्शन के बाद ये जो करंट जाएगा, सॉरी ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था, इसको हटाओ, क्योंकि ये डायग्राम में यहाँ पर 0.5 एम्पियर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 1.5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, तो ये टोटल यहाँ पर आकर के ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4.5 एम्पियर। ये 4.5 एम्पियर यहाँ तक गया, और इधर जो है ना ये आपका कितना गया है, 0.5 एम्पियर। तो इस साइड में कितना आएगा, इस साइड में आएगा आपका 4 एम्पियर। 0.5 ऊपर गया ना, तो 4 एम्पियर ही इधर आएगा, यहाँ पर 4 एम्पियर तक रहेगा। इधर आपका 2.5 एम्पियर जा चुका हुआ है, तो इस साइड में कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर, क्योंकि टोटल तो 4 है ना, तो 2.5 इधर चल गया, तो इधर 1.5 बचा। अब ये 1.5 में से 1.2 इधर चल गया, तो इधर कितना आएगा, 0.3 एम्पियर। कितना आसान है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमको यहाँ पर लगाना है आपको किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा तो 1.5 एम्पियर इधर से आया, यहाँ से 3 एम्पियर आया। दो लोग अगर आकर के यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन पे इस पॉइंट पर कितना आ चुका होगा, 3 + 1.5, मतलब 3 + 1.5 टोटल हो गया आपका 4.5 एम्पियर करंट यहाँ तक आ गया, जिसमें से आपका 0.5 इधर चल गया, तो इधर कितना बचेगा, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर आया, इसमें से 2.5 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, 1.5 एम्पियर ही। 1.5 एम्पियर में से 1.2 इधर चल गया, तो इधर कितना आएगा, 0.3 एम्पियर, क्योंकि ये टोटल सम जो है ना 1.5 के इक्वल होना चाहिए, तो इधर कितना आएगा, सिर्फ 0.3 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब हम लोग का 13th और लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ। इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ, देखिए रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कंडक्टर का लेंथ जो है ना वो हाफ कर दिया, मतलब अगर आपने ये मान लेते आर है, और अगर आपने नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमको निकालना है, तो अगर आपने लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है ना। लेंथ को अगर आपने हाफ कर दिया तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ρl/, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो ρl/a तो किसके इक्वल था, r के इक्वल था, तो r' की वैल्यू यहां से किसके इक्वल हो जाएगी, r/2। मतलब कि अगर आपने लेंथ को अगर आपने हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन मैं इसके कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर वो ये भी पूछ सकता है कि अगर हमने कंडक्टर का लेंथ अगर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। लेंथ डबल करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। लेंथ 4 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं एरिया पर, अगर आपका एरिया को अगर हाफ किया गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने एरिया को यहाँ से एरिया को अगर आपने हाफ किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ पर आएगा और ये 2 ऊपर में चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपका एरिया ना दे करके डायरेक्टली वो बोल दिया क्या कि एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और उसका रेडियस को आपने क्या करा, रेडियस को अगर आपने डबल कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया तो एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, πr² के इक्वल होता है। तो रेडियस डबल करने से एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। रेडियस डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर आपने एरिया को 4 टाइम्स किया तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया को अगर आपने 4a किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा r/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी करने की, ठीक है ना। आप एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज्यादा चांस है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।